हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के मॉडल पेपर को, जो कि बिहार बोर्ड ने रिलीज किया है, जिसमें अभी हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। ठीक है। इस सीरीज की चौथी वीडियो है। ये 3 वीडियो में मैंने 1 से लेकर 50 तक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इनको मैंने समझाया है, बहुत ही डिटेल में समझाया है। और जिन बच्चों ने देख लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ही मैंने अच्छे से तरीके से एक्सप्लेन किया है कि अगर आपकी पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई है तो भी आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे। और अभी जो हम लोग करेंगे वो 51 क्वेश्चन नंबर से करेंगे। ठीक है, जिसमें कह रहा है ये क्वेश्चन के cos 75 डिग्री बाई साइन 50 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 50 डिग्री बाई cos 75 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको कॉपी बना के समझाते हैं। देखिए यहाँ पर cos 75 डिग्री, ठीक है, और नीचे में दिया हुआ है साइन 15 डिग्री और इसका होल स्क्वायर है। इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है साइन 15 डिग्री और नीचे दिया हुआ है cos 75 डिग्री, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर है। तो cos 75 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं, 75 को लिखा जा सकता है 90 माइनस 15, ठीक है, और साइन 15 है तो इसको साइन 15 ही रहने दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर है। यहाँ पर साइन 15 है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75, ठीक है, और नीचे में cos 75 है तो इसको हम लोग cos 75 ही रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो cos 90 माइनस थीटा हो गया, मतलब cos 90 माइनस जो एंगल है हमारा थीटा, या फिर जो भी आप मान लीजिए इसको, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा या फिर साइन ए। तो जो एंगल यहाँ पे होता है उसको लगा देते हैं। नीचे में आपका साइन 15 ही है, ठीक है, यहाँ पर वैसा ही काम करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा cos थीटा, मतलब cos 75 डिग्री, और नीचे भी आपका cos 75 ही डिग्री है। ठीक है, इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन है, 1 और 2 है। ठीक है, और इसके बाद सी और डी ऑप्शन जब आप देखोगे तो इसमें आपका 0 और 4 है, तो आपका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, सी। इसके बाद आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में, cos 60 डिग्री बाई साइन 60 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री। देखो cos बाई साइन है ना, cos थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot 60 हो जाएगा, और cot 60 को जब tan 60 से गुना करेंगे क्या होगा, cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर तो 1 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो गया। 53 में क्या है, यदि cosec फाई माइनस cot फाई बराबर y, तो cot फाई की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बतानी है। देखिए cosec फाई माइनस कॉट फाई, cosec फाई माइनस कॉट फाई इज इक्वल टू y दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, हमें एक आइडेंटिटी मालूम है कि cosec स्क्वायर, आप एंगल कुछ भी ले सकते हो, फाई ले लेते हैं हम, cosec स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 होता है ना, ये आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, इसके लिए तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कैसे आया। ठीक, अच्छा, ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम जानते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम इसको लिख सकते हैं cosec फाई प्लस कॉट फाई, ठीक है, और cosec फाई माइनस कॉट फाई, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखो cosec फाई माइनस कॉट फाई, तो हमको दिया हुआ है y, तो हम इसकी जगह हम y लिख सकते हैं। बचा क्या हमारे पास, तो cosec फाई प्लस कॉट फाई, ठीक है, इज इक्वल टू 1। इसका मतलब y इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो सकता है ना, तो cosec फाई प्लस कॉट फाई इज इक्वल टू 1 बाई वाई। तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 यानी कि समीकरण 2 ले लेते हैं, तो हम इसको सॉल्व करके हम इसमें कॉट फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए cosec फाई माइनस कॉट फाई इज इक्वल टू वाई, और cosec फाई प्लस कॉट फाई इज इक्वल टू 1 बाई वाई। ठीक, तो करना क्या होगा, हमें कॉट फाई चाहिए ना, तो cosec को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, cos ये फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे, तो cosec फाई तो कैंसिल हो जाएगा, यहां प्लस है तो ये माइनस हो गया है ना, माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 cot फाई हो जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा, और यहां क्या हो जाएगा y माइनस 1 बाई वाई हो जाएगा। ठीक है,
तो यहां पर से क्या बन जाएगा आपका, देखिए -2 cot phi इज इक्वल टू ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 1/y। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, यहां से अगर हम चाहें तो माइनस को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, या फिर चलिए इसको पहले एक काम कर लेते हैं कि cot phi बराबर निकाल लेते हैं y स्क्वायर माइनस 1/2y हो जाएगा 2y। ठीक है, लेकिन माइनस में होगा। ठीक, अब ऑप्शन देख लो, इसमें कोई है, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें माइनस लगा हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहां पर इसको माइनस को हटाते हैं। कैसे, तो यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे भी आपका वाई स्क्वायर 2y रहेगा, लेकिन माइनस में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2y। देखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2y, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका है 54 नंबर क्वेश्चन, कॉसेक 30 डिग्री। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान आपको बताना है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि किसके बराबर होगी, साइन 30 के बराबर, सेक 60 के बराबर, कॉसेक 60 के बराबर, या सेक 30 के बराबर। तो इस सवाल को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इस टेबल को देख लें, इस टेबल से हमें पता चल जाएगा कि कितना था कॉसेक 30। तो कॉसेक ये हो गया और 30 कहां है ये, तो कॉसेक 30 की वैल्यू है 2। अब 2 देख लो कहां पे है, 2 आपका किधर है, तो 2 आप देखोगे कि यहां है 2, और तो कोई है नहीं 2, कहीं भी नहीं है 2। तो इसकी वैल्यू जो होगी कॉसेक ये हो जाएगी सेक 60 की वैल्यू के बराबर। तो आप यहां पर कह सकते हो सेक 60। ठीक है, यहां पर डायरेक्ट आप लगा सकते हो। अदरवाइज अगर आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो कि जो आपका दिया गया है कॉसेक कितना है, कॉसेक 30 है ना, कॉसेक 30, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 60। ठीक है, 90 में से 60 घटाएंगे तो 30 आएगा। अब ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया कि आपने पढ़ा होगा ये सीबीएसई अब जो नई किताब आ रही है उसमें तो हटा दिया है, बट देखिए यहाँ पर कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है ना। तो सीधा सीधी हम क्या करेंगे कि यहां पर हम लोग लिख देंगे सेक 60 डिग्री। देखो कॉसेक 30 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, सेक 60 के बराबर आ गई है ना। तो यहां से हमारा जो आंसर होगा बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इसके बाद है यदि 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा। अब देखो यहां पर आपको 1 लाना है, 3 थीटा तो 30, यहां देखो यहां पर 2 है ना, तो इससे हम इसको हमको क्या बनाना है 1/2 बनाना है, तभी तो 1/2 रहेगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 1 कैसे बनेगा, तो cos में आप देखो कि 1 कब आता है, तो आप कहोगे कि cos में 1 आता है, cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है। सॉरी, यहां पे आपको 3 थीटा है। ठीक है, 2 cos 3 थीटा है, इसको आपको 1 बनाना है। 55 में है यदि 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा। अब अगर हम 10 डिग्री यहां पर रखते हैं तो 10 या 30 हो गया है ना, 3 थीटा का मतलब 30 हो गया। तो cos 30 डिग्री कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 होती है ना, √3/2 होती है। तो √3/2 ये नहीं हो पाएगा। 20 अगर रखते हो तो 23 जा 60 हो गया, यानी कि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 को जब 2 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। इसके बाद 56वां क्वेश्चन, यदि sin b इज इक्वल टू a/b, तो cos b बराबर क्या होगा। तो आप इसको क्या करो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर b, देखो कैसे बनाएंगे इसको। जब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि sin b इज इक्वल टू a/b, तो cos b बराबर हो जाएगा, यानी कि cos थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद है ना, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो cos b बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर b। तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस साइन b कितना है, a/b, तो a/b का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या बन जाएगा a माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, या यहां पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। तो b स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 1/b बन जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा b स्क्वायर बाई माइनस a स्क्वायर। ऑप्शन देखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी। देखो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें घबराना नहीं कि सर ये 1/b क्यों हो गया, आप इसको हटा के आप ऐसे बट्टा में बी भी लिख सकते हो। क्यों कि ये √b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, और ये b स्क्वायर रूट में हो गया। ठीक है, तो b स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा तो b बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि tan a प्लस cot a इज इक्वल टू 2, तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है कि tan a प्लस cot a इज इक्वल टू 2,
और आपसे पूछा जा रहा है टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उस फॉर्मूले पे इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2tan a इंटू कॉट ए, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां जब स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। देखिए टेन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉट स्क्वायर ए और 2 10 इंटू कॉट क्या होता है 1 होता है ना, 10 इंटू कॉट 1 हो गया, यानी कि ये बन गया आपका 2 इज इक्वल टू 4। तो ये बन गया टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4, और ये 2 इधर आएगा तो 4 माइनस 2 हो जाएगा। मतलब आपका जो आंसर है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर कितना होगा, तो ये निकल के आ गया आप लोग को 2, यानी कि जो ऑप्शन नंबर है इसका सी, ये आपका सही होगा। ठीक है, इसके बाद 58 में क्या है, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। तो ये आपने पढ़ा ही होगा कि जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट यानी कि भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों निगेटिव हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, पहला में दोनों पॉजिटिव होगा, सेकंड में एक यानी कि एक्स वाला पॉजिटिव वाई वाला निगेटिव होगा, सॉरी एक्स वाला निगेटिव वाई वाला पॉजिटिव होगा, और थर्ड में दोनों निगेटिव हो जाएगा, एक्स भी और वाई भी, और फोर्थ में सिर्फ एक्स वाला आपका पॉजिटिव रहेगा, वाई आपका निगेटिव रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद कहता है कि यहां पर बिंदुओं इतना और इतना के बीच में, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, यहां पर आपका जो x1 है ये हो गया 8, y1 हो गया आपका 0, x2 और ये y2 हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लीजिए x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि जो दूरी सूत्र है आपने पढ़ा है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर था, क्या पढ़ा था उसमें कि किसी भी दो बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी से हम लोग निकालेंगे। x2 क्या हो जाएगा -6, इसमें से -8 घटाएंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग y2 क्या है 2, इसमें से घटा देंगे 0, इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि -14 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 14 का स्क्वायर 196 प्लस 4, यानी कि ये हो गया 200। क्या बन जाएगा ये, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 100, मतलब 100 जब बाहर आएगा तो 10 बन जाएगा, 10√2। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो इसमें से कौन सा हो जाएगा 10√2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है, यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, प्रतिच्छेदन बिंदु होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, उसको क्या बोला जाता है। यानी कि जो आपका एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, जहां पे कटता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ऑरिजिन कहते हैं ना, इनके बिंदु कहते हैं ऑरिजिन। ठीक है, ऑरिजिन कहते हैं, ना तो उसको सर्कम सेंटर कहा जाता है, ना तो उसको ऑर्थो सेंटर कहा जाता है, ना ही इसको सेंट्रॉइड बोला जाता है, उसे ऑरिजिन यानी कि मूल बिंदु कहा जाता है। ठीक है, 61वां क्वेश्चन है, बिंदुओं P4, -5 और Q8, 7 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। यानी कि P और Q को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसका मिड पॉइंट यानी कि जो मध्य बिंदु है इसका उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग 4 और 8 को जोड़ेंगे बटा 2 कर देंगे, तो 4 8 12, 12 बटा 2 कितना हो गया 6, तो ये 6 यहाँ आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, तो बी और सी में कुछ हो सकता है। -5 और 7 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 बटा 2 करेंगे तो 1 होगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपल से आपको करना क्या है कि जब भी आपको मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो आप इसको और इसको जोड़ो, यानी कि एक्स वाले को जोड़ो बटा 2 कर दो, और -5 और जो आपका 7 यानी कि वाई वाले को जोड़ दो, उसको बटा 2 कर दो। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं, मूल बिंदु से बिंदु आर की दूरी क्या होगी। तो ये आपको जो है ना थोड़ा सा अपना जो है दिमाग लगाना होगा। क्या करोगे, देखो यहां से एक छोटा सा ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, -x और y, तो -x किधर जाएगा, इधर आएगा -x। ठीक है, और y किधर जाएगा, ऊपर जाएगा y। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक, -x और y। ठीक,
अब इसकी दूरी आपको निकालना है यहां से यहां। तो देखिए यहां से यहां कितना दूर है, यह है x दूरी पर, और यहां से यहां कितना दूरी पर है, y दूरी पर है। तो ये हो जाएगा कितना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सीधा सीधी आपको बी ऑप्शन में लगा देना है टिक, ठीक है। चलिए इसके बाद यदि बिंदुएं 1 2 कॉमा इतना इतना संरेख हैं तो एक बराबर क्या होगा, संरेख है तो आप इसमें दो तरीके से कर सकते हो कि इसको इसको जोड़ो, फिर इसको इसको जोड़ो, और फिर इसको इसको जोड़ो, यानी कि तीनों का सम जो है, यानी कि इसका सम और इसका दोनों को जब निकालोगे तो दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, इस दोनों के बीच की जो दूरी है उसके बराबर होना चाहिए। या फिर आप इसमें ट्रायंगल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। देखिए यही आपका 3 पॉइंट दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और तीनों पॉइंट संरेख है, कोलिनियर है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि इसको इसको पहले आप जोड़िए, फिर इसको इसको जोड़िए, और फिर इस दोनों को जोड़िए, मतलब इसके बीच की डिस्टेंस निकालिए। तो इस दोनों का जो डिस्टेंस होगा और इसका डिस्टेंस होगा, दोनों को जोड़िएगा और इसके बराबर वो आ जाएगा। तो ये लंबा थोड़ा सा मेथड पड़ जाएगा आपको। इसके लिए आप एक चीज कर सकते हैं कि 1/2 और जो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। जिसमें क्या है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और फिर प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं तो इससे आपको आसानी से बन जाएगा, क्योंकि यहां पर जब संरेख है, जब कोलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर देखो 1/2 करेंगे और x1 की जगह पे क्या रखेंगे 1, y2 माइनस y3 है ना, तो y2 ये हो गया, y3 ये हो गया, यानी कि 6 माइनस -2, तो 6 माइनस -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 + 2 हो जाएगा, ठीक। प्लस x2 की जगह आपको -5 रख देना है, ठीक। y3 में से y1 को माइनस करना है, मतलब y3 मतलब ये हो गया, -2 में से आपको 2 को माइनस करना है, तो -2 हो जाएगा, प्लस x3 क्या है a है, और y1 माइनस y2 क्या है, तो y1 आपका क्या है 2 और y2 आपके पास क्या है 6, तो 2 - 6 हो जाएगा, और ये बराबर 0 कर देना है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां से क्या हो जाएगा कि 1 है ना, तो 6 + 2 8 हो गया, 8 को 1 से गुना करेंगे 8 ही हो जाएगा, -2 क्या हो गया -4 को -5 से गुना करेंगे 20 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा -4 को a से गुना करेंगे तो -4a हो जाएगा, और ये बराबर हो गया 0। अब ये 2 जब इधर जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब ये हो गया 20 + 8 28, 28 - 4a बराबर 0, तो 4a बराबर हो जाएगा 28, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई 28/4, यानी कि 7 × 28 7 आ गया ना। तो अब देखो इसमें ऑप्शन में 7 है, बिल्कुल ऑप्शन में आपका 7 दिया हुआ है, तो ये आपका 63 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, y = 7 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। y = 7 दिया हुआ है, y = 7 दिया हुआ है, ठीक है। x की वैल्यू आपको पता नहीं है, ठीक है। तो जब y = 7 है तो ये जो है किस बिंदु से कोई गुजरेगा, तो y की वैल्यू 7 कहां है, यहां है, ठीक है ना। y की वैल्यू 7 यहां पर है, तो 5 7 अगर देख लो कि 5 7 अगर आप चाहो तो इसका ग्राफ बना के चेक कर सकते हो। जब आप ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा 5 7 कहां पे आ जाएगा, यहां पे कहीं पे आएगा, ठीक है 5 7, ठीक। तो अगर हम देखें तो y = 7, y = 7 यहां पे 7 है ना, तो ये तो इस तरीके से एक लाइन जाएगी, तो ये तो इसी से होके जाएगी। अगर हम 7 3 देख लें तो 7 3 कहां पे हो जाएगा आपका, यहां हो जाएगा, 7 और 3 मान लो y का यहां पे होगा, तो मान लो यहां पे पॉइंट होगा, तो क्या ये यहां से जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो इसलिए आप सिंपल से समझ जाओ कि y = 7 अगर दिया हुआ है तो x का कोई भी वैल्यू उससे नहीं फर्क पड़ता है, वो कहां जाएगा, और वो आपको जो है y = जो वैल्यू दिया गया है वहीं से पास करेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y अक्ष से यानी कि y एक्सिस से बिंदु P 4,6 की दूरी क्या होगी, तो 4,6 y एक्सिस, देखो y एक्सिस ये है ना, सॉरी y एक्सिस तो ये हो जाएगा, और बिंदु 4,6, तो 4,6 कहां पे आ जाएगा, लगभग लगभग आपका समझो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। यहां पे आपका आ गया 4,6, मतलब x पर 4 और y पर 6, तो y पर जब 6 है तो इसका मतलब है कि y एक्सिस से जब आपको डिस्टेंस पूछेगा तो आपको x एक्सिस का यानी कि x कोऑर्डिनेट आपको बता देना है, क्या बता देना है, x कोऑर्डिनेट। तो आपको यहां पर कह रहा है ना कि y अक्ष से, तो y अक्ष ये हुआ, तो इससे ये पॉइंट कितना दूर है, तो यहां से यहां कितना है 4, यानी कि 4, तो 4 इकाई यहां पर आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद आते हैं 66वां क्वेश्चन क्या है, बिंदु a और b को मिलाने वाले रेखाखंड AB को λ:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा। देखो इसको कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि a और b दो पॉइंट है,
ठीक, दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी, कोई ए बी एक लाइन रेखाखंड है, इसको λ:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा, यानी कि y कोऑर्डिनेट आपको निकाल लेना है। तो पता है आपको क्या करना है, आपको ज्यादा मुश्किल नहीं उठानी है। आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है ना, तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है कि x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, यही तो यूज करते हैं ना फॉर्मूला। और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ये यूज करते हैं। ये हो गया आपका x और ये हो गया y, ठीक। तो हमसे कह रहा है कि y निर्देशांक, देखो कह रहा है ना y निर्देशांक, यानी कि y कोऑर्डिनेट आपको बताना है, तो y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक। अच्छा, ये देखो कि यहां पर a और b में दिया हुआ है a b c d, मतलब ये हो गया कि x1 आपका a हो गया, y1 आपका b हो गया, x2 आपका c हो गया और y2 आपका d हो गया, ठीक। इसके बाद m1 m2 क्या हो गया था, m1 आपका हो गया लैम्डा और m2 आपका हो गया 1। अब इसे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा m1 y2 तो लैम्डा d हो जाएगा प्लस m2 y1 y1 कहां गया, ये तो b को 1 से गुना करेंगे तो b हो जाएगा बाई m1 प्लस m2 यानी कि लैम्डा प्लस 1, ठीक है ना। देखिए लैम्डा d प्लस b बाई लैम्डा प्लस 1 है ना, यहां पे आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इसके बाद आते हैं 67वां क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक इतना इतना है तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, यानी कि फिर वही क्वेश्चन आ गया कि आपको दो बिंदु दे दिया है, उसके मिड पॉइंट को निकालना है। तो हमने क्या बताया था कि इसको जोड़ो, 8 में -8 जोड़ोगे तो कितना होगा 0, 0/2 तो 0 हो गया, तो 0 हो गया, और -6 में जब 6 को जोड़ोगे तो 0 होगा, 0/2 करोगे 0 होगा, इनका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 है, एक त्रिभुज का केंद्र कितना है, उसके दो शीर्ष इतने हैं, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, और त्रिभुज का केंद्रक दिया हुआ है, ठीक है, बात समझ में आई। त्रिभुज का आपको यहाँ पर दो शीर्ष दिया हुआ है, दो वर्टेक्स दिया हुआ है और सेंट्रॉइड दिया हुआ है, यानी कि केंद्रक दिया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया, यानी कि समझ लो कि ये एक ट्रायंगल आपका है, ठीक है, त्रिभुज है, जिसमें ए मान लो आपका एक शीर्ष हो गया, वर्टेक्स हो गया, बी और सी एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट जो है ना 3 और 4 दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट 5 और -6 दिया हुआ है, और तीसरा जो शीर्ष है वर्टेक्स वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और ये कह रहा है इसका केंद्रक यानी कि सेंट्रॉइड जो है ना वो दिया हुआ है 4,0, ठीक। चलिए अब यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके पहले मैंने कई वीडियो में मैंने बताया है कि जब भी आपको ट्रायंगल दे दिया जाए और उसका कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का दे दिया जाए, ठीक है ना, जैसे कि x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा ना वो क्या होगा, x1 प्लस y1 x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ठीक। तो यहां पर ये चीज भी हमें पता है और ये चीज भी हमें दे दिया गया, यानी कि 4 हो गया ये और ये हो गया 0, ठीक। चलिए तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास x1 कौन हो गया, मान लो x1 इसको मानते हैं, x2 इसको मानते हैं और इधर x3 मान लेते हैं, ठीक, और इसका हम लोग y3 मान लेते हैं, ठीक। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 करेंगे तो 3 5 3 प्लस 5 और प्लस x3 है ना बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा, इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना, x x x तीनों x को जोड़ देंगे तो इसका और 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, 4 तिया 12 हो गया ना, 3 इधर आएगा तो, और ये कितना हो जाएगा 5 3 8, यानी कि 8 प्लस x3 बराबर 12, यानी कि x3 बराबर आपका हो गया 12 माइनस 8 यानी कि 4, तो x निकल गया, मतलब यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब y3 निकालना है, यानी कि जो तीसरा कोऑर्डिनेट है ना, उसका हम लोगों को y कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा 4 प्लस -6 प्लस y3 बाई 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें यहां पर y कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है, ठीक है। क्या बन जाएगा यहां से, ये तो इधर जाएगा 0 हो जाएगा, क्या बन जाएगा 4 -6 प्लस y3, तो यहां से देखो 4 में से 6 जाएगा तो कितना होगा -2 प्लस y3 बराबर 0, यानी कि y3 बराबर हो जाएगा 2, तो आपको x3 भी निकल गया y3 भी निकल गया, यानी कि जो आपका आंसर हो जाएगा 4,2,
ठीक है। अब जब आप देखोगे इसमें तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद कहता है बिंदु इतना किस पाद में स्थित है, यानी कि किस क्वाड्रेंट में है। तो x का माइनस में है, y पॉजिटिव में है। तो x माइनस और y पॉजिटिव अभी मैंने बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि सेकंड यानी कि द्वितीय आपको लगा देना है टिक, ऑप्शन नंबर बी। x एक्स पर सभी बिंदुओं का कोटि होता है, यानी कि जो ऑर्डिनेट है वो क्या होता है, x एक्सिस पर, x अक्ष पर y जो कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट को ही हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है ना, और x कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा यानी कि भुज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोटि और भुज की बात हो रही है। तो x एक्सिस पर, x अक्ष पर जो सभी बिंदुओं का कोटि जो होगा यानी कि ऑर्डिनेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक चीज देख लीजिए इधर, जब हम इस तरीके से जब हम y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर जो अगर देखोगे तो x की कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगी, बट y की 0 है। यहाँ पर भी x की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, y की 0 हो जाएगी, यानी कि y की वैल्यू जो होती है उसी को हम लोग कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि x एक्सिस पर, x अक्ष पर सभी बिंदुओं का जो कोटि होगा, ऑर्डिनेट होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसको हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो, और वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।